बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार अंजू जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपको भी, आपके दर्शकों को भी नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। सर, केजरीवाल जी के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है? सुना है आजकल वो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं जब से उनकी ये पोल पट्टी खुली है कि उन्होंने तो मुल्ला मौलवियों को पिछले 10 साल में हर महीने 18,000 रुपए दिए। अब वो पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए देने के लिए मारे मारे फिर रहे। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के रुख में परिवर्तन क्यों आया है, बस हम अगर ये समझ लें तो हमें पता लग जाएगा कि 2025 में क्या होने वाला है। ये तो सब जानते हैं कि फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बल्कि नतीजे ही आ जाएंगे फरवरी में तो। लेकिन उससे पहले जितनी कवायदें हो रही हैं, कभी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन, कभी ग्रंथियों के पास जा रही हैं आतिशी मार लेना, ये खुद आईएसबीटी के पास एक मरघट है और वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी के पास गए पहला रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि भाई हम आपको चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 18,000 रुपया आपको देंगे। पर सवाल ये है कि ऐसा इनको करना क्यों पड़ रहा है और चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ये हाथ पैर क्यों मार रहे हैं। पिछले 11 साल में इनको एक बार भी दिल्ली की महिलाओं की याद क्यों नहीं आई, ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई, या पुजारियों की याद क्यों नहीं आई। तब तो ये जो इमाम थे, जो मुल्ला मौलवी थे, उनको माला माल करने में लगे हुए थे। इनको लग रहा था कि बस एक जगह पुजापा चढ़ाओ और पों बारह होती रहेगी, मुसलमानों के वोट मिलते रहेंगे, नैया पार लगती रहेगी। तो इस बार क्या इनको मुसलमानों पर यकीन नहीं रह गया है? जो कोर वोटर था उससे इनका विश्वास डिग गया है, या मुसलमान वोटर्स की तरफ से कोई संकेत है? और संकेत भी हमें इनके रेजिडेंस के बाहर ही दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे इमाम इकट्ठा होकर के वहां गए थे और उन्होंने आरोप लगाए कि पिछले 17 महीने से हमको एक कौड़ी नहीं मिली है, हमारा वेतन नहीं मिला है, हमें कमरे का भी भुगतान करना है, बच्चों की भी परवरिश करनी है। केजरीवाल जी, 17 महीने का रुका हुआ हमारा पगार दीजिए। हम्म। तो इनको लग रहा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी इस बार ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव मैदान में आ गई है और संदीप दीक्षित को तो इनके खिलाफ ही मैदान में उतार दिया है नई दिल्ली सीट से, जो मूलतः उनकी माताजी की सीट हुआ करती थी, शीला दीक्षित की, जो दिल्ली की 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रही हैं। तो इनको लगता है कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी तो फिर इस बार इनके लिए मुश्किल होगी। अगर बिल्कुल। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी तो मुस्लिम वोट उधर भी जाएंगे, ये तय है। हम्म। तो ऐसे में जो इनको 50% प्लस वोट मिलते रहे हैं पिछले दो चुनाव में, उसमें सेंध लगना बिल्कुल तय है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें तो चाहे 2013 हो या उससे पहले 2008 हो, 2015 हो, 2020 हो, उसका वोट परसेंटेज लगभग स्टेबल है, लगभग उतना ही है। वो जो वोट घटा है वो कांग्रेस का घटा है, जो बढ़ा है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। तो ये कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़े हैं और कांग्रेस को ही इन्होंने रिप्लेस किया है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। ये देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस की समझ में आ गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी का वोट ना घट रहा है ना उतना बढ़ रहा है विधानसभा चुनाव में, तो अरविंद केजरीवाल तो हमारी कीमत पर आगे बढ़ रहा है और हमारी कीमत पर ही सत्ता में है। तो अगर बिल्कुल। हमें दिल्ली में वापसी करनी है तो जो भूल हमने 2019 के चुनाव में की थी वो हमें 2024 में 25 में नहीं दोहरानी है। यानी उनको ये लग रहा है कि 2020 में जो गड़बड़ी हो गई थी कि सबके नॉमिनेशन भी हो गए थे,
भाई-बहन ने एक रोड शो भी कर दिया था। उसके बाद उनको लगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए हमारे लड़ने से, तो वो बैक कर गए थे और खुला मैदान छोड़ दिया था अरविंद केजरीवाल के लिए। उसका नतीजा ये रहा कि अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर तो पहुंच गया 50 से ऊपर, 54 या 56 के आसपास, और उनको हुँ, तो मिल गई 62 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली और उनका वोट परसेंट 4 पॉइंट समथिंग रह गया, केवल 4% वोट रह गया। तो कांग्रेस को अगर जीवित रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी मरे। मरे मतलब सत्ता से बाहर जाए। पहली तो बिल्कुल। गारंटी कांग्रेस के लिए यही है कि ये पहले सत्ता से बाहर जाएं और हम अपना जो नंबर 2 का स्थान था वो हासिल करें, और जो 2008 में जब शीला दीक्षित आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो जो पहले स्थान पर हम थे उसके बारे में तब सोच पाएंगे जब हम नंबर 2 हो जाएं। तो अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल की परेशानी यही है। वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो थप्पड़ है उससे नहीं डर रहे, वो कांग्रेस की मोहब्बत से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर पूरी जान के साथ चुनाव मैदान में आ गई तो इस बार जी। पैर ऊपर को हो जाएंगे और ये 2013 पे पहुंच जाएंगे जब केवल 28 सीटें आई थी इनकी। सर, और मुस्लिम वोट में जो सेंधमारी लगी है वो तो अब असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ ही रहे हैं इस बार। दिल्ली के चुनावी दंगल में तो वो भी दस्तक दे चुके हैं। पर अरविंद केजरीवाल सर पैसा कहां से लाएंगे? 18 महीने का जो बताया जा रहा है, 17-18 महीने की मौलवियों की तनख्वाह, इसका पैसा कहां से लाएंगे? महिलाओं को 2100 देने का पैसा कहां से लाएंगे? वो जो रजिस्ट्रेशन की जा रही थी सर, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों की और महिला सम्मान के नाम पर महिलाओं की, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? सब कुछ चुनाव के बाद होगा। पहले ही 10,000 करोड़ का कर्ज मांग रही थी ना आतिशी मारलेना केंद्र सरकार से। तो ये पैसा लाने की इनके पास कोई योजना है नहीं, सिर्फ फ्री की रेवड़ियां ही बांटे जा रहे हैं और ये सब दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं इस बार। सर जी। अभी 2 दिन पहले मेरे मित्र हैं प्रयागराज से, अनुपम मिश्रा, उनसे एक डिस्कशन चल रही थी किसी टॉपिक पर। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि मेरी ननिहाल कानपुर में है और कानपुर में एक दुकान है ठग्गू के लड्डू। तो वो जो ठग्गू के लड्डू दुकान है वो खूब चलती है और वो सबसे कहता है कि भाई मेरा काम तो ठगने का है, और इसके बावजूद उसकी दुकान चलती है। तो ये जो ठग्गू है दिल्ली का, इसके लड्डू तो लोग खाते रहे हैं और भरोसा भी करते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में, या मैं कहूं कि 11 साल में, इन्होंने लोगों के भरोसे का मान मर्दन किया है, उसको कुचला है, एक तरीके से लोगों के उस विश्वास को तोड़ा है। यमुना साफ नहीं हुई, गंदी की गंदी है। लोगों के घरों तक टोंटी से स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा, वैसी की वैसी हालत है। लोग टैंकर के पीछे भागते दौड़ते हैं, चोट खाते हैं, लाठी डंडे चलते हैं, अराजकता की स्थिति पैदा होती है। पोल्यूशन दिल्ली का वैसा ही है। सड़कें बहुत बुरी हालत है। जैसे थोड़ी सी बारिश होती है तो गाड़ियां आधी आधी जो है वो पानी में खड़ी हो जाती हैं, डूबने से बचती हैं मुश्किल से। हर तरफ आप देखिए 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। ये कह रहे थे कि अगर नगर निगम हमारे को मिल जाए तो हम चुटकियों में इनको यहाँ से हटा देंगे। भलसवा का, ओखला का और गाजीपुर का, हम्म। तीनों कूड़े के पहाड़ एज इट इज खड़े हुए हैं, उनमें रत्ती भर भी कोई कमी आई नहीं है। तो इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया है धोखा। ऊपर से जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा कि इस बार जो ये कहते थे ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो वो छवि भी खराब हो चुकी है। पब्लिक समझ चुकी है कि एक्चुअल में कट्टर वट्टर ईमानदार कुछ नहीं है। ये तो महाभ्रष्ट हैं, महाझूठे हैं। ये वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं कर सकते हैं। एक सुखपाल सिंह खेरा पंजाब के इनके पूर्व नेता हैं और वो कांग्रेस में भी रहे। उनका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था 3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि साहब
फरवरी 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था पंजाब का, तो पंजाब। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम 1-1 हज़ार रुपया महिलाओं को देंगे। बोला अब फरवरी फिर आने वाली है और 3 साल पूरे भी होने वाले हैं, आज तक किसी को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। महिलाएं आज तक इंतजार कर रही हैं कि वो 1,000 रुपया कब आएगा। तो इन्होंने ये तो कहा नहीं है दिल्ली की महिलाओं से भी, ग्रंथियों से भी, पुजारियों से भी कि हम ये 18,000 या 2,100 रुपये आपको कब देंगे। अभी हुँ, तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन्हें ठगा जाए, इनको मतलब उकसाया जाए, लुभाया जाए, ताकि ये आम आदमी पार्टी को और इनको फिर से वोट कर दें किसी तरीके से। यानी जाल अभी बिछा रहे हैं कि किसी तरीके से जाल में फिर से ये जी। फंस। वरना मुझे एक पर बात सर बताइए अंजू जी, जी, जी। ये 11 साल क्यों लग गए ग्रंथियों की याद आने में या पुजारियों की याद आने में? ये बात तो बार बार उठी है, हम लोगों ने भी प्रोग्राम में उठाई है कि केवल मुल्ला मौलवियों को, इमामों को क्यों, बाकी लोगों ने पाप कर रखे हैं क्या? तो तब तो ये भगवान राम के मंदिर का भी विरोध करते थे। नानी याद आ जाती थी, मेरी नानी ने कहा किसी की मस्जिद तोड़ करके अगर राम का मंदिर बनाओगे तो ऐसे में मेरे राम जो हैं वो खुश नहीं होंगे। तब तो तमाम तरह की बातें करते थे। ये वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं कि अगर नेहरू जी स्टील उसकी कंपनियों की जगह मंदिर बना देते तो भारत कहाँ खड़ा होता। इस मतलब मंदिरों के हुँ, तो विरोधी, पुजारियों के तो विरोधी थे, भगवान राम के तो विरोधी थे, लेकिन ये आदमी कम से कम इतना चतुर सुजान तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि हवा का रुख किधर है तुरंत भाप जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही भगवान राम का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये अपने परिवार के साथ, भगवंत मान के परिवार के साथ मत्था टेकने के लिए पहुंच गया अयोध्या में। हुँ। क्योंकि इनको लगता है कि जो कुछ मैंने पीछे कहा है उसको तो लोग भूल जाएंगे, पर ये भूल जाते हैं कि भैया ये सोशल मीडिया का जमाना है, कभी तुमने कुछ भी कहा होगा तो वो आ जाएगा सामने। तो वही स्थितियां बिल्कुल। परिस्थितियां इस समय हमें दिखाई दे रही। सर, लेकिन एक चीज़ है, जैसे इन्होंने अभी हाल ही में कहा, कैबिनेट ने पास कर दिया महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे थे? वो तो उन विभागों की ज़िम्मेदारी थी ना, वहाँ के अधिकारी जाते रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर सच में उनको ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, विभागों ने साफ कह दिया कि हमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। तो इसका मतलब है हवा-हवाई बातें ही वो मंच से कर रहे थे, जब बगल में आतिशी मार्लेना भी खड़ी थी। कायदे से सीएम को बोलना चाहिए था कि हमने कैबिनेट में क्या फैसला लिया। केजरीवाल का क्या लोकल स्टैंड है कि मंच पर खड़े होकर बोले कि हमने दो दो महिलाओं के लिए भी योजनाओं का ऐलान कर दिया और बुजुर्गों के लिए भी। देखिए यही तो समस्या है, ये जो ये हर बात में जो लोकतंत्र की हत्या बता देते हैं और तमाम तरह के शोर मचाते हैं ये लोग, मोदी सरकार के खिलाफ भी, और जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं उनके खिलाफ भी इनकी मुहिम चलती रहती है। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो संवैधानिक पद पर अब है नहीं, मुख्यमंत्री हैं नहीं, तो आप इस तरह की घोषणा कैसे कर सकते हो? और एक और बात नोट की होगी, वो जो तख्तियां लिए हुए खड़े थे ये मनीष सिसोदिया और कुछ दूसरे लोग, उन पर क्या लिखा था? केजरीवाल का सुरक्षा कवच। केजरीवाल किस कैपेसिटी में ये लिख रहे हैं? आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं क्या? और अगर नहीं हैं तो आप ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? तो इनको शर्म लिहाज नहीं है। लगभग वैसी ही चीजें याद आनी शुरू हो गई वो सीन देख करके, जब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और मनमोहन सिंह उनके हाथों की कठपुतली थे। यानी सारे फैसले सोनिया गांधी ही करती थी। उनके नेतृत्व में जो यूपीए 1 की सरकार थी उस समय एक वो परिषद काम करती थी, सलाहकार परिषद क्या थी वो, तो उस समय तो सारी फाइलें वहां से पास होती थी। वही हाल इन्होंने आतिशी का करके रखा हुआ है। तो आतिशी को भी लग रहा है कि मैं तो पूरे जन्म में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनती, चलो इनकी मेहरबानी से जो भी 4 5 6 महीने का मुझे मौका मिला है, कम से कम अब
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री तो मुझे याद किया जाएगा, लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, इतना ही काफी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनको गैरत नहीं है, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, और जिनकी कोई रीढ़ नहीं है और जनाधार भी नहीं है। अगर कोई जनाधार वाला हो, सम्मान से रहने वाला, राजनीति करने वाला हो, तो वो इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनना ही स्वीकार नहीं करेगा। और जो पॉइंट आपने उठाया है कि भाई अगर ये गवर्नमेंट की योजना नहीं है, भले ही आपने कैबिनेट बुला करके जो है कुछ घोषणा कर दी हो कि हम ये करेंगे, पर एक दमड़ी किसी को गई है क्या? एक पैसा गया है क्या किसी के पास अभी तक? तो उस कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने का मतलब क्या है जब जमीन पर ये योजना उतरी ही नहीं है? आप कह रहे हैं कि पहले हमें वोट दीजिए, हमें फिर से सरकार हमारी बनवाइए, फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनवाइए, और तब हम आपको ये 2100 रुपया देंगे। और बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको संजीवनी हेल्थ कवर देंगे। तो भाई ये तो अजीबोगरीब स्थितियां हैं कि आप लोगों को लालच दे रहे हैं, उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 11 साल में आपने दिल्ली के लिए क्या किया है, इन लोगों के लिए क्या किया है? या 11 साल में आपको महिलाओं की, ग्रंथियों की, पुजारियों की, इनकी सभी याद क्यों नहीं आई? इसका कोई जवाब आप दे नहीं रहे हैं। अभी चुनाव से पहले ही आपको अचानक याद क्यों आई? तो इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। सर एक चीज और कि आप ये देखिए कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टसल आ गई है आतिशी मार्लिन और केजरीवाल के बीच में। केजरीवाल को मंच पर खड़े होकर कहने की क्या जरूरत थी या एक इंटरव्यू के दौरान कि आतिशी मार्लिना तो काम चलाओ सीएम है। सर संविधान के दायरे में रहकर शपथ ग्रहण करके वो सीएम बनी है, और इस पर तो ऐतराज जताया है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी। उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो लोग कैसे कर सकते हैं जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं और हर दूसरे दिन कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। वो संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट देकर कि दिल्ली की सीएम काम चलाओ सीएम है। हमने कई राज्यों में साहब ये स्थितियां, परिस्थितियां देखी हैं। एक दौर था जब ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो नाराज हो गए थे। जिन स्थितियों, परिस्थितियों में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी जगह हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौटाला ने या देवीलाल ने कभी हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री माना? नहीं माना। बिहार में नीतीश कुमार को विफलताओं के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी को थोड़े पंख निकल आए, उनको फिर हटा दिया। और क्या हालत करके रखी थी जीतन राम मांझी की। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जयललिता की मृत्यु के बाद वहां तमिलनाडु में उनकी अपनी अन्ना डीएमके के भीतर दो गुट बन गए थे। जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया उसकी टांग खींचते रहे वो लोग। यहाँ दिल्ली में पनीर देख लीजिए, सेल्वम थी शायद। पनीर सेल्वम और एक दूसरे थे, उन दोनों में आपस में ही नहीं बनती थी, रोजाना झगड़े होते थे। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए दिल्ली में आतिशी मार्लेना को पता नहीं था क्या कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले रही हैं, पर असली मुख्यमंत्री कौन होगा या फैसले कौन लेगा? तो इसमें मैं अरविंद केजरीवाल की गलती कम मानता हूँ और आतिशी मार्लेना की ज्यादा मानता हूँ। और आप देखो ना, अभी एलजी ने ऐतराज किया इस बात को लेकर के कि भाई आप उनको काम चलाओ मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हो? वो तो विधायकों के द्वारा चुनी गई नेता हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई मुख्यमंत्री हैं, और मेरे द्वारा शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री हैं। उनको आप काम चलाओ मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं? वो तो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं। जब तक इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी। तो इसका खंडन किसने किया? आतिशी मार्लेना ने। उन्होंने गवर्नर को, उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि जी आप डर्टी पॉलिटिक्स ना करें। तो ये चिट्ठी किसने लिखवाई? किसने ड्राफ्ट किया होगा? किसने कहा होगा कि आप ही जवाब दीजिए इसका, तो कोई और नहीं देगा? तो ये स्थितियां, परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं राजनीति में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, कि सुपर बॉस कौन है? सुपर बॉस तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के अध्यक्ष हैं, कौन नहीं जानता है। इसी तरीके से मनमोहन सिंह जो है वो कहने के प्रधानमंत्री थे, पर सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी थी। अब मुझे एक बात और बताइए, एक और कड़वी बात कह देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन जेपी नड्डा क्या फ्रीली फैसले लेने में सक्षम है? क्या उनको इतनी आजादी दी जाती है? आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों में घूम आइए अंजू जी, सब में यही हाल मिलेगा आपको। पर सर, अभी जिस तरह से अजय माकन ने केजरीवाल पर आरोप लगाए थे और देशद्रोही तक कह दिया था, वो अजय माकन जिन्होंने पूरी की पूरी शीश महल की पोल पट्टी खोली थी, फिर बीच में इकट्ठे हो गए थे, दिल्ली लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़ा, पंजाब में अलग अलग लड़ा, हरियाणा में अलग अलग लड़ा। अब दिल्ली में जिस तरह से ये एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि पोल पट्टियां यही एक दूसरे की खोलेंगे, वो दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई हो जाएगी बीजेपी की? जो 2024 के दिल्ली की 7 सीटों के विस्तृत नतीजे आए हैं, उन पर एक नजर डालिएगा अंजू जी। उसमें आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से वापसी कर ली है। उसमें कांग्रेस पार्टी को करीब 18 या 20% के आसपास वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 22 या 24% के आसपास वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 54% के आसपास वोट मिले हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मुझे दिल्ली में तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना ही नहीं था। उनको जो 3 सीटें दे दी हैं, ये तो आत्महत्या करने के समान है। यानी एक पता लग गया कि कांग्रेस की स्पार्किंग अभी है, मतदाता उनको वोट देने को तैयार हैं। ये कांग्रेस की नालायकी और काहिली थी कि वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। लोकसभा का चुनाव 3 सीटों पर वो लड़ी, 4 पर ये लड़े, और अगर ये 4 सीटों पर लड़ते तो कांग्रेस पार्टी के वोट जो है 25-26% पहुंच जाते, आम आदमी पार्टी 16-17-18% वोटों पर रह जाती। अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर के लड़ लिए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी और वही सिचुएशन हो जाएगी जो 2013 में। कांग्रेस पार्टी की नो डाउट 2013 में 8 सीटें आई थी, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज देखिए कितनी। ये जो वोट ऑफ परसेंटेज होता है, यही आपका भविष्य तय करता है। और मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि हम पिछले 3 चुनाव के नतीजे उठा करके देखें, वोट शेयर उठा करके देखें, भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट है। वो 32%, 33%, 34% वहां इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर जिंदा थे, सत्ता में थे, आगे बढ़ रहे थे, तो कांग्रेस को खा करके आगे बढ़ रहे थे। कांग्रेस की समझ में अब ये बात आ गई है, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं डर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं और इसलिए इतना हड़कंप उनके भीतर दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए घोषणा करो जी, पुजारियों के लिए घोषणा करो जी, मतलब 6-7% अगर बीजेपी का फिर से खाया जा सके लोकसभा चुनाव की तरह, अलग अलग राज्यों में जो नुकसान हुआ था। क्योंकि इनको ये भी डर है ना कि भाई आप जम्मू कश्मीर के रिजल्ट देख लो, लोकसभा के, हरियाणा के देख लो, महाराष्ट्र के देख लो, झारखंड के देख लो, हिंदू ने वापसी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो चीजें अगर दिल्ली में भी आगे बढ़ गई तब तो इनकी यमुना में लुटिया डूबना बिल्कुल तय है, और ऊपर से कांग्रेस पार्टी जरा ठीक तरीके से लड़ेगी, तो इसलिए घबराया हुआ है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सर, घबराए हुए हैं और अब नए साल में 2 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि
उनकी घबराहट जो थी वो कितनी उनके लिए घातक साबित हुई है, क्योंकि घबराहट में ही हर तरह की रेवड़ियाँ बाँटने में लगे हुए हैं। अब तो सर जो बिजली पानी की बात करते थे वो मुद्दा भी कहीं पीछे छूट गया है। अब तो नए-नए मुद्दे तलाश रहे हैं। उन्हें लग रहा है कोई ना कोई मुद्दा शायद काम कर जाए और इसी के चलते वो ये सब घोषणाएँ कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता भी सब देख रही है सर, जितना आंकलन सब सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, पहले केजरीवाल क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, वो सब लोगों को दिख रहा है। तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि बड़ी समझदारी के साथ दिल्ली वाले इस बार वोट करेंगे और कांग्रेस अगर कमाल कर गई तो फिर केजरीवाल की लुटिया, आप सही कह रहे हैं, यमुना जी में ही डूबेगी। केजरीवाल ने भले ही छठ पर्व के दौरान वहां पर डुबकी नहीं लगाई, लेकिन उनकी लुटिया वहीं डूबने की तैयारी कर रही है। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।